खुशामदीद आप सबको हमारी तरफ से हो। आज जुम्मतुल मुबारक है और 3 तारीख भी है। आज के प्रोग्राम में आपका तहे दिल से इस्तकबाल हम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप हमारा साथ देंगे 10 बजे तक हस्बे वादा। और जिस मोहब्बत और प्यार के साथ आप देखते हैं और फिर कमेंट भी करते हैं और हमारे साथ ज्वाइन भी करते हैं, तो वो सिलसिला बराबर रहिएगा। आज की नशरियात में जहां जम्मू कश्मीर के ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको ज़रूर वाकिफ़ कराएंगे, दिल्ली की सियासत से भी आपको बाखबर करेंगे, राज्यसभा के इंतखाबात के अंदर क्या कुछ चल रहा है उस पर भी गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे, सरहद पार की भी एक बात आपको ज़रूर बताएंगे, इस उम्मीद के साथ कि खबरों के इस जब ये खबरों का पूरा सफ़र आपके सामने हम रखें तो आप अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और कू पर, क्योंकि वहाँ पर भी आप वक्फे वक्फे से इस नशरियात को देखते रहेंगे। और फेसबुक पर तो बराह रास्त नशरियात हमारी शुरू हो गई है और वेबसाइट पर ज़रूर आइएगा और आप अपने इलाके के मसाइल वहाँ पर भी दर्ज करवा सकते हैं। आप मेल कीजिएगा, इनबॉक्स कीजिएगा और हालात से हमें ज़रूर बाखबर कीजिएगा, क्योंकि आवाज़ आपकी है, चैनल आपका है, इसलिए आपका फीडबैक और आपका योगदान होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। करते हैं आज के प्रोग्राम की शुरुआत इस उम्मीद के साथ कि 10 बजे तक पूरा आपका और हमारा साथ रहेगा। लेकिन आज चूँकि जुम्मतुल मुबारक भी है और 3 तारीख भी है, 3 जून की तारीख है, तो जून के महीने में तीसरे दिन क्या कुछ हुआ था माजी में बताएंगे आपको आसिफ रशीद। जी आसिफ, गुड मॉर्निंग, खुश आमदीद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। अगले 90 मिनट तक हमारा और आपका साथ रहने वाला है। 8:37 हो रहे हैं। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की फॉर्मेट के मुताबिक और हिस्ट्री ऑफ द डे में आज खास क्या है वो आपको बताएंगे। आज जून का यानी छठा महीना साल 2022 का और तारीख आज तीसरी है। 1947 में 3 जून को ही भारतीय रहनुमाओं ने बरतानवी हुकूमत की भारत की 2 हिस्सों में तकसीम की तजवीज़ मंजूर की थी। यानी भारत एक हिस्सा पाकिस्तान कहलाएगा, एक भारत। तजवीज़ जो बरतानिया की ओर से रखी गई थी उसको जो आज़ादी पसंद लीडरान थे, उस वक्त के जो लीडरान थे, उनकी जानिब से 1947 में आज के दिन ही इस तजवीज़ को मंजूर किया गया था। साल 1985 में भारत सरकार ने काम करने के लिए 5 रोज़ा हफ्ते की शुरुआत की थी। आज के दिन 2014 में नई दिल्ली में आज के दिन एक सड़क हादसा हुआ था जिसमें साबिक मरकजी वजीर गोपीनाथ मुंडे का इंतकाल हुआ था। उनकी आज बरसी है, उन्हें याद किया जा रहा। 1918 में इंदौर के अंदर गांधी की सदारत में इंदिरा गांधी की सदारत में आज के दिन ही साल 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन मुनक्किद किया गया था। 3 जून साल था 1918। इसके अलावा 1943 में अक़वाम मुत्तहिदा राहत और बाज़ाबादकारी इंतजामिया की तश्कील आज के दिन हुई। 3 जून उन लोगों के लिए जो दुनिया भर के अंदर किसी न किसी बहरान का शिकार होते हैं, उन्हें मदद फराहम करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने इस बड़े इदारे को अलग से कायम किया, इसकी तश्कील दी। 1886 में युगांडा के नमगोंगो के अंदर 24 ईसाइयों को जिंदा जला दिया गया था, जिसके बाद दुनिया भर के मुख्तलिफ मालिक के अंदर ब्लैक एंड वाइट का जो सिलसिला था, काले गोरे की जो लड़ाई थी, उसमें और भी शिद्दत आई। 1886 में इस तरह का पहला इंसिडेंट था जहां 24 ईसाइयों को, जिन्हें वाइट्स का नाम दिया गया, इन्हें जिंदा जलाया गया। 1994 में आज ही के दिन भारत ने साहित्य क्लब, जिसे कहते थे भारतीय साहित्य क्लब, उसका नाम तब्दील कर भारत साहित्य मंच रखा गया। आज इसे भी 28 बरस मुकम्मल हो गए। 2005 में आज ही के दिन फ्रांस ने सलामती काउंसिल में हिंदुस्तान के दावे की हिमायत का इयादा किया। 3 जून 2005 को भारत और फ्रांस के दरमियान नजदीकियां बढ़ी और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भारत ने जो अपना मौक़िफ़ रखा, जो दावे किए, उसकी हिमायत का इयादा फ्रांस की जानिब से भी किया गया आज से ठीक 17 बरस कबल। अब जरा खबरों के सफर को करते हैं शुरू और सबसे पहले आपको बताते हैं कल यानी बीती रात जो कुछ हुआ है और उसका असर आज सुबह सुबह भी देखने को मिल रहा है। पिछले कई दिनों से जम्मू कश्मीर के अंदर टारगेट किलिंग्स हो रही हैं और इस
टारगेट किलिंग के बीच कल उस वक्त एक बार फिर सनसनी फैली जब नामालूम मुसल्लह अफराद ने 2 गैर रियासती मजदूरों पर गोली चलाई बड़गाम के अंदर। और बड़गाम के अंदर जो गोली चली है इसमें 2 मकामी मजदूर जो है वो जख्मी हुए पहले, बाद में जख्मियों में से एक अस्पताल के अंदर दम तोड़ बैठा। और इस तरीके से रवां साल के दौरान टारगेट किलिंग का जो सिलसिला है ये 17 तक आ गया है। 17 ऐसे इंसिडेंट्स हम गिन सकते हैं जहां पर मिलिटेंटों ने टारगेट किलिंग की है। याद होगा कि कल सुबह ही कुलगाम के अंदर बैंक मैनेजर पर गोली चला दी गई थी, जिसके बाद वो मौके पर ही जान बाक हुआ था। अभी वो मामले की गूंज पूरी मीडिया के अंदर थी कि शाम होते होते चादुरा बड़गाम का जो इलाका है मागरेपोरा, वहां से खबर आई कि मुश्तहिल अफराद ने ईंट भट्टे पर काम कर रहे 2 मजदूरों पर नजदीक से गोली चलाई, जिसके बाद दोनों को अस्पताल लाया गया। ताहम एक की मौत अस्पताल के अंदर हो चुकी, जिसकी बाद में अस्पताल इंतजामिया और पुलिस ने भी तस्दीक की है। दिलकुश कुमार वलद नारायण ऋषि, जिसका ताल्लुक बिहार से है, पूर्णिया बिहार से है, इसकी मौत हुई है। इस तरीके की इतलात सामने आ रही है। और इस वारदात के बाद जब ये मागरेपोरा के अंदर हुआ, ये वो ईंट भट्टा आपके सामने है जहां पर कल मुसल्लह अफराद पहुंचे, उन्होंने गोली चलाई, नतीजतन 2 लोग जख्मी हुए। एक पहले ये खबर थी कि एक के हाथ में लगी है, एक के कांधे में लगी है, लेकिन बाद में खबर आई रात देर गए कि एक की मौत भी हुई है। तस्वीर भी आपके सामने है। तो कुल मिलाकर 17 इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जो टारगेट किलिंग्स हुई है। इसमें कश्मीरी पंडित भी है, इसमें गैर रियासती मजदूर भी है, इसमें कश्मीरी मुसलमान भी है जिन्हें घर के अंदर घुसकर टारगेट किलिंग की गई है, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल्स हो, चाहे वो किसी सियासी जमात के साथ लीडर्स हो या वर्कर्स हो। तो लगातार टारगेट किलिंग का सिलसिला चल रहा है। और कल रात देर गए बड़गाम के मागरेपोरा इलाके के अंदर जो फायरिंग का इंसिडेंट हुआ था, जिसमें पहले यह खबर आई थी कि 2 लोग जख्मी हुए हैं, उनमें एक दम तोड़ बैठा। और इस तरीके से हलाकतों का सिलसिला लगातार वादी कश्मीर के अंदर इस वक्त जारी है। जहां एक तरफ से हलाकतों का सिलसिला जारी है, वहीं दूसरी तरफ सूबाई इंतजामिया लगातार इस बात का भरोसा दे रही है कि हालात पर गहरी नज़र रखी जा रही है, डिप्लॉयमेंट भी करी जा रही है और इन वारदातों के पीछे जो लोग हैं सबको गिरफ्तार किया जाएगा, सबके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। ताहम याद रखिएगा, लगातार टारगेट किलिंग का सिलसिला वादी कश्मीर के अंदर जारी है। और इस तरीके से जो कल रात देर गए मागरेपोरा के अंदर जो फायरिंग हुई ईंट भट्टे पर, उसमें 2 लोग जख्मी होते हैं, उसमें से एक जख्मों की ताब न लाकर रात देर गए ही दम तोड़ बैठा। चलिए, टारगेट किलिंग के हवाले से बात हो रही है तो पिछले 17 इंसिडेंट्स में आप देखेंगे बल्कि 18 इंसिडेंट में से 17 लोगों की जान गई है। हालांकि जो पुलवामा के अंदर जिस शख्स पर गोली चली थी वो जरूर बचा था, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हो, मकामी कश्मीरी मुसलमान हो, पंडित हो, तमाम लोग इस टारगेट किलिंग का शिकार हुए हैं और इनमें गैर मकामी कुछ लोग भी। और कल भी हादसा हमने देखे। लेकिन इस सारी सूरत हाल पर क्या कुछ अब मरकज कर रहा है? आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और आपको बताते हैं कि नई दिल्ली की जो शुरुआत से हम आपको बता रहे हैं कि बराह रास्त सूरत हाल पर नजर है। इस बीच आज जो मीटिंग होगी इस पर बाद में हम जाएंगे, लेकिन जो पिछले 24 घंटों के दौरान नई दिल्ली के अंदर हुआ वो सबसे अहम मीटिंग थी, क्योंकि बंद दरवाजे में मीटिंग हुई है। कश्मीर सूबे में अब सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है। जो तफसीलात आहिस्ता आहिस्ता इस मीटिंग के हवाले से सामने आ रही हैं कि वजारत दाखिला की तरफ से मजीद फोर्सेज को वादी कश्मीर में यानी इजाफी फोर्सेज की जो टुकड़ियां हैं वो तैनात की जाएंगी, खासकर उन इलाकों के अंदर जहां पर हसास सूरत हाल, हसास जिन इलाकों को इंतजामिया खुद मानती है। और सिक्योरिटी सूरत हाल का जब जायजा लिया गया तो इसमें कौमी सलामती के मशीर अजीत डोभाल और रॉ चीफ सामंत गोयल भी इस मीटिंग का हिस्सा थे। सीनियर ऑफिसर वजारत दाखिला की दाखिला सेक्रेटरी मीटिंग का हिस्सा। और बंद दरवाजे के पीछे ये मीटिंग जब हुई है तो अगले 24 घंटों के बाद अब यानी आज जो मीटिंग होगी उस मीटिंग में प्लान जो जम्मू कश्मीर इंतजामिया के सामने रखा जाएगा, मरकज कुछ बड़े फैसले हो सकता है ले पैरामिलिट्री फोर्सेस की मजीद डिप्लॉयमेंट के हवाले से, लेकिन उससे पहले का जो प्लान बनाना था वो लगभग इस मीटिंग में तय पाया है, जिसमें चंद ही अफसरान आए लेकिन सिविल ऑफिशियल्स थे। इसके अलावा रॉ के चीफ थे अजीत डोभाल जो आज की मीटिंग का भी हिस्सा होगा। और तकरीबन 150 कंपनियों की जो पहले भी जानकारी दी गई थी कि इस बार भी
मजीद 150 कंपनियां उन 350 कंपनियों के साथ जो वादी कश्मीर में ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी है। प्रोवाइड कल जो मीटिंग हुई है इसमें दो बड़े फैसले लिए गए हैं। एक ये कि पुलिस स्टेशंस के ऊपर नफरी की तैनाती को यकीनी बनाया जाए, यानी सिक्योरिटी स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाए, और न सिर्फ पुलिस स्टेशन लेवल पर बल्कि पुलिस पोस्ट लेवल तक भी इस नफरी के स्ट्रेंथ को और बढ़ाया जाए। यानी आपने इजाफी सीआरपीएफ की ज़रूरत हो, इजाफी सिक्योरिटी दस्ते की ज़रूरत हो, तो उसको यकीनी बनाया जाए हर एक पुलिस स्टेशन और हर एक पुलिस पोस्ट तक। ये पहली बात रखी गई है। और कल जब कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल और रॉ के चीफ ने वज़ीर दाखिला के साथ मुलाकात की है, तो मीटिंग किया, उस मीटिंग के अंदर ही इस बात को भी हरी झंडी दे दी गई कि अमरनाथ यात्रा जो शुरू होने जा रही है इसको लेकर आज एक हतमी फैसला होना है कि डिप्लॉयमेंट और दीगर चीज़ें किस तरीके से होनी है। उसको लेकर जो 350 इजाफी कंपनियों की तैनाती की बात पहले ही मरकज़ ने मंजूरी दे दी थी, उसमें लगभग 150 कंपनियां पहले ही जम्मू कश्मीर रियासत पहुंच चुकी है और मजीद 200 के करीब आइंदा 10 से 12 दिनों के अंदर अंदर वहां पहुंच सकती है, जिसके बाद नफरी की तैनाती वहां पर की जाएगी। लेकिन इंटेलिजेंस गैदरिंग से लेकर ऑपरेशन के करने तक इस पर कल जो है दोबारा से तबादला ख्याल किया गया, क्योंकि अजीत डोभाल काफ़ी माहिर माने जाते हैं एंटी मिलिटेंट ऑपरेशंस को चलाने के हवाले से, और फिर रॉ चीफ की तरफ से भी बात जो रखी गई होगी, जो फीडबैक दिया होगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि याद होगा हमारे नाज़रीन को कि कल जम्मू में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस रविंद्र रैना कर रहे थे तो उन्होंने 2-3 बातों का खुलासा पेश किया था। उन्होंने कहा था कि देखिए एक नया मंसूबा पाकिस्तान के अंदर बनाया गया जिसकी अमल दरामद यहाँ शुरू हो गई है और इसका मुकाबला किया जाएगा, और इसका मुकाबला करने के लिए शायद कल दाखिला वजीर ने कल आला सतही इजलास को तलब किया था, जिसके बाद यह हतमी फैसला लिया गया कि किस तरीके से इंटरनल सिक्योरिटी को मजीद बेहतर मुस्तहकम बनाया जाए। या कुछ जरा ये भी कह रहे हैं कि वज़ीर दाखिला साहब आज की मीटिंग से पहले कौमी सलामती के मुशीर का व्यू पॉइंट लेना चाहते हैं, रॉ के चीफ का व्यू पॉइंट लेना चाहते हैं, और इंटेलिजेंस के अफसरों को जिन्हें तलब किया गया था उनका व्यू पॉइंट लेना चाहते थे, ताकि आज की मीटिंग के अंदर जो फैसले लिए जाए उसे स्ट्रीमलाइन करके एनफोर्स करवाया जा सके। तो ये वज़ारत दाखिला की कल की मीटिंग थी। लेकिन जब हम एक और खबर की ओर आते हैं तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे आसिफ ने आपको पहले ही बताया कि बैक टू बैक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही है, तो जम्मू कश्मीर को लेकर आज सलामती सूरत हाल को देखने के लिए, परखने के लिए, रिव्यू करने के लिए दाखिला वजीर अमित शाह की सरबराही में आला सतही इजलास मुनक्किद होने जा रहा है, और 11 बजे के आसपास इस इजलास को तलब किया गया है। और इस इजलास के अंदर जहां टारगेट किलिंग, मौजूदा सूरत हाल, अमरनाथ यात्रा के हवाले से हतमी प्रोग्रामों को हतमी शक्ल दी जाएगी, वहीं पर यह भी माना जा रहा है कि इस मीटिंग के अंदर जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब मौजूद रहेंगे, चीफ सेक्रेटरी मौजूद रहेंगे, डायरेक्टर जनरल पुलिस मौजूद रहेंगे, आईबी और दीगर इदारों के सरबराहों को भी इस मीटिंग के अंदर तलब कर लिया गया है। आज की मीटिंग की खास बात यह होगी कि फौजी सरबराह मनोज पांडे भी जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से ही पहली उनकी मीटिंग होगी जब से उनने 29 जून के जनरल मनोज मुकुंद नरवानी के जाने के बाद उनने कुर्सी संभाली है। और कश्मीर दौरे के बाद आज वो भी ब्रीफ करेंगे वजारत दाखिला को कि LAC, LOC के आसपास की सूरत हाल, ये सारी चीज़ें उनके नोटिस में लाई गई हैं। मगर आज की मीटिंग में ये भी खबर है कि आपको इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी आने वाले कुछ दिनों के अंदर प्लान ज़रा मुख्तलिफ नज़र आएगा, चूँकि यात्रा को भी ऐसा तरीके से मुनक्किद कराना है और विद इन द सिटीज़, विद इन द टाउन्स, जो शहर के अंदरूनी हालात हैं या फिर गांव देहात के आसपास जो सिक्योरिटी का मामला है उस पर काफ़ी संजीदगी से इस वक्त गौर किया जा रहा है। आज की मीटिंग में जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी करेंगे सिविल इंतजामिया की, तो उनके साथ चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर AK मेहता होंगे। पुलिस की तरफ से परफॉर्मेंस और पुलिस के इकदाम और कारकर्दगी, ये सारी चीज़ें DGP दिलबाग सिंह इस मीटिंग में रखेंगे। जबकि उसके बाद दाखिला सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर होम डिपार्टमेंट के कुछ अफसरान भी उनके हमरा आज एक और फाइल लेकर दिल्ली पहुंच रहे हैं। पिछले 10 दिनों के दौरान आप इस तरह के हालात में ये दूसरी मीटिंग देखेंगे। गुज़श्ता दिनों जो मीटिंग हुई थी उसमें यह तय पाया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो मिलिटेंट ग्रुप्स इस वक्त एक्टिव हैं उनको कम और ज़्यादा तरजीह उनको सिक्योरिटी फोर्सेज दें, एजेंसियां दें जो सरहद पार बैठकर इस वक्त रिमोट कंट्रोल से काम चलाती हैं। ये पुलिस को ज़रूरी हिदायत थी, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ फौज को हिदायत थी। लेकिन आज की मीटिंग में हालात ज़रा मुख्तलिफ है, चीज़ें अलग नजर आएंगी। टारगेट किलिंग के इस पिछले मीटिंग से अब तक और इंसिडेंट्स बढ़े हैं। यात्रा, खीर भवानी मेला, जम्मू कश्मीर के अंदर अंदरूनी शहरों में जो कुछ एरियाज में खौफ की खबरें हैं, बहुत सारे एरियाज में नकलो हरकत मुतासिर हुई है, तो वो सारी चीज़ें आज डिस्कशन होगी। और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, 17 जून को मीटिंग हुई थी जिसका आपने जिक्र कर दिया कि 17 जून को आज की मीटिंग को दूसरे जाविये से भी देखना होगा। कश्मीरी पंडित माइग्रेंट एम्प्लॉयज
जो पीएम पैकेज के तहत कश्मीर वादी के अंदर इस वक्त है। और आज के दिन में पिछले 14-15 दिन से लगातार सरापा व एहतिजाज और सिंगल पॉइंट एजेंडा उनका है कि उन्हें रिलोकेट किया जाए जी, उनके फिलहाल उन्हें यहाँ से निकालकर जम्मू के अंदर रखा जाए। अब वहाँ से भी एक मस्बत पहल जो है वो जम्मू से और कश्मीर से देखने को ये मिल रही है कि कश्मीरी पंडित लगातार ये बता रहे हैं कि जब तक हालात बेहतर होते तब तक हमें जम्मू जाने दिया जाए, बाद में हम वापस भी आएंगे जी। जिस तरीके से बुरहान वानी और उससे पहले के हालात और उसके बाद के हालात के दौरान वो बीच में शफल होते रहे हैं, लेकिन वो वापस भी आते रहे हैं, तो उस तरीके के निज़ाम को चलने दिया जाए। लेकिन जिस तरीके से उन्हें प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि मास एक्सोडस हो रहा है जी, बड़े पैमाने पर हिजरत हो रही है, वो निकल रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं एक मनफी प्रोपेगेंडा जो चल रहा है वो भी एक खतरनाक सूरत हाल पैदा कर चुका है वादी के अंदर। इस वजह से भी इस मीटिंग को इंतहाई अहम माना जा रहा है, क्योंकि कश्मीरी पंडितों की सेफ्टी सिक्योरिटी ऑन द टॉप ऑफ द एजेंडा जरूर आज मरकजी वजारत दाखिला के सामने रहेगी, लेकिन उसे किस तरीके से निपटा जाए। और पाकिस्तान या सरहद पार जो लोग बैठे हैं वो जिस तरीके की हवा को क्रिएट कर रहे हैं, क्या वो उसमें कामयाब अभी तक हो पाए या नहीं हो पाए हैं, एक अलग बात है इसमें। लेकिन आज के दिन में कश्मीरी पंडितों के हवाले से भी कोई ना कोई ठोस हिकमत अमली को तरतीब देने की कोशिश की जाएगी, जिसका इतलाक आज से ही हम बाद में देखेंगे जब ये मीटिंग खत्म हो सकती है। इसलिए आज का दिन दिल्ली पर मरकूज रहेगा, सबकी नजरें दाखिला वजारत पर रहेंगी, जहां पर आला सतही इजलास मुनक्किद होगा। दाखिला वजीर साहब इसकी सदारत करेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब वहां पर मौजूद रहेंगे और दीगर जिम्मेदारों को भी इस मीटिंग के अंदर जो है वो तलब कर लिया गया है। चलिए, मीटिंग्स के हवाले से बात हो रही है, तो नई दिल्ली में क्या कुछ सलामती सूरत हाल पर आज जब मीटिंग होगी तो इस हवाले से मजीद अपडेट्स आपको देंगे जैसे जैसे मीटिंग को लेकर मजीद बातें सामने आएंगी। लेकिन आगे बढ़ते हैं और जम्मू कश्मीर इंतजामिया के कुछ फैसलों के और इनके आज के वक्त में क्या असरात हैं उस पर भी बात करेंगे। और श्रीनगर भी आपको लिए चलेंगे, कश्मीर ब्यूरो चीफ फिलहाल हंजूरी भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। बात जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से हो रही है, तो मौजूदा वक्त में कैसे जम्मू कश्मीर के अंदर टाउन प्लानिंग हो रही है, इस पर सवालिया निशान है। लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया मुसलसल इस पर काम करती रही है, कंसर्न अथॉरिटीज इस पर काम करती रही हैं, लेकिन आज के वक्त में टाउन प्लानिंग की स्कीमें जो तश्कील दी गई हैं उसमें बहुत सारी खामियां भी आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं। टाउन प्लानिंग की स्कीम या टाउन प्लानिंग से रिलेटेड स्कीम या इस मंसूबे के तहत काम करना, आज के वक्त में पता ये चलता है कि इसका नफाज सिर्फ सरकारी फाइलों तक ही महदूद है, क्योंकि जो स्टीयरिंग कमेटी है जो इस मामला इन तरह के सारे मामला पर नजर रखती है, उसकी तरफ से जो मुसलसल जो सिफारिशात दी गई हैं, हवालाजात की शराइत हैं, उन पर भी बाज़ाब्ता तौर पर मुतलका डिपार्टमेंट उतरने में पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाया है। जबकि जो चीज़ें माहिरीन की तरफ से कंसर्न अथॉरिटीज़ को या मुतलका हुकाम को बताई जाती रही हैं, उनका नफाज ज़मीनी सतह पर अमलाने में और कोई ठोस एक्शन प्लान तैयार करने में कंसर्न कमेटियां अभी तक कामयाब नहीं हो सकी हैं। और ज़राए से मिली जानकारी के मुताबिक बहुत सारे इलाकों में टाउन प्लानिंग की जो स्कीम है उसके तहत काम ना होने से भी खिलाफ वर्जी हुई है, स्कीमों की खिलाफ वर्जी हुई है, कामकाज मुतासिर हुआ है। और बड़ी बात यह है कि जो मुसलसल सरकारी दफातर से हुक्मनामे जारी होते रहे और 28 मार्च को भी इसी साल 2022 में इस हवाले से एक और हुक्मनामा सामने आया, सूबाई सतह पर कुछ और हिदायत जारी की गई अफसरान को, लेकिन इसके बावजूद भी इस पर कोई अमल दरामद यकीनी तौर पर नहीं किया जा सकता। ये अब सिर्फ सूबा कश्मीर की बात नहीं है, ये सूबा जम्मू की भी बात है। और जब हम शहरी तरक्की की बात करते हैं तो बाज़ाब्ता तौर पर एक नक्शा बनाया जाता है, टाउन प्लानिंग का एक नक्शा बनता है कि हम कस्बा जात और शहरों को किस तरीके से जाज़ब नज़र और खूबसूरत बनाएं, इसमें ओपन एरिया कैसे होगा, पार्किंग फील्ड्स कहाँ पर होंगी और दीगर चीज़ें जो होती है, और एक मनसूबाबंद तरीके से चलाने की कोशिश की जा रही है। उसको चलाने के लिए हमें याद है कि 28 मार्च 2022 को बाज़ाब्ता तौर पर जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने एक ऑर्डर निकाला, ऑर्डर नंबर 328, जिसके तहत ये कहा गया कि सूबाई सतह पर कमेटियां बनाई जाएंगी, स्क्रीनिंग कमेटियां बनाएंगी, जिनकी सरबराही रीजनल कमिश्नर साहब करेंगे और उसमें कई मेंबरों को नॉमिनेट भी किया जाएगा। लेकिन हमारे जो जराया अभी खबर बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जिन मेंबरों की नॉमिनेशन हुई है या होनी है उनके साथ अभी तक तालमेल नहीं, और 2 महीने से ज़्यादा वक्त हुआ है। सूबाई सतह की ये जो ज़ैली कमेटियां बनाई गई हैं उन्होंने अभी तक भी अपना काम मुकम्मल तौर पर नहीं किया। क्या है मजीद खबर, जरा और जानने की कोशिश करेंगे कि सरकारी हुक्मनामे फाइलों तक ही महदूद क्यों रहते हैं। हमारे साथ श्रीनगर से ब्यूरो चीफ हिलाल हांजुरी भी ज्वाइन कर चुके हैं। हिलाल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जब हम सरकार की कारकर्दगी को देखते हैं तो सरकार अपने ही फैसलों को अमलाने में लैतुलैल से काम करती है, जिसकी वजह से फिर तरक्याती मंसूबे, जिसकी वजह से फिर प्लानिंग,
प्लानिंग और डेवलपमेंट के प्रोग्राम सारे हॉल्ट पर आ जाते हैं। और अब जो खबर हमारे पास है ये टाउन प्लानिंग के हवाले से, और जो स्कीम मुतारुफ कराई गई थी आज से कई माह पहले, और उसके बाद एक कमेटी बनाने की बात हुई जिसमें भी 2 माह गुजर चुके हैं, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। क्या है ये खबर, किस तरीके से हम इस खबर को समझे और हमारे नाजरीन को कैसे पता लगे कि सरकारी बाबू कितना काम कर पा रहे हैं? बिल्कुल गौर, जैसे आपने खुद भी जिक्र किया है कि 28 मार्च साल 2022 का वो ऑर्डर है जिसके तहत सूबा जम्मू और सूबा कश्मीर के अंदर 2 अलहदा कमेटीज की तश्कील आवरी हुई है, और उसमें डिविजनल सतह की इन जो मशकें बनाई गई हैं, जो टीमें बनाई गई हैं, ये जब कॉन्स्टिट्यूट की गई तो उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो अपने टाउन्स, चाहे श्रीनगर के अंदर हो या जम्मू के अंदर हो, ये टाउन, उसमें फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टाउन प्लान्स, यानी कस्बाजात के अंदर जो कुछ मनसूबाबंदी करनी है, लेजिस्लेशन करना है, काम किस तरह करना है और प्रोजेक्ट कैसे बनाने हैं, इस हवाले से ये जिम्मेदारी उन्हें 28 मार्च साल 2022 को ये स्टीयरिंग कमेटीज को दी गई थी। और स्टीयरिंग कमेटीज में कंसर्न डिप्टी कमिश्नर्स, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और जम्मू और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कश्मीर के जो कमिश्नर्स हैं, और जो टाउन प्लानिंग के साथ मुंसलिक अफसरान हैं, और इसके अलावा यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर के जो मेंबर्स हैं अलग अलग कमेटीज के, वो भी इसमें रखे गए हैं। और साथ ही साथ जो स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट्स के जो कंसर्न ऑफिशियल्स हैं, टॉप ऑफिशियल्स, उन्हें भी इसका मेंबर रखा गया है। लेकिन बदकिस्मती की वजह यह है कि अगरचे 28 मार्च साल 2000 को बनाई गई इन कमेटीज को ये हिदायत दी गई कि फौरन से पेशतर आपने ये फॉर्मुलेशन करने हैं, लेजिस्लेशन करना है, और फॉर्मुलेशन और उसके साथ साथ जो इम्प्लीमेंटेशन है टाउन प्लान्स की, वो जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी कि फौरन से पेशतर करना है। लेकिन 2 महीने गुजर गए और 2 माह के मुद्दत के अंदर अंदर सिर्फ एक मीटिंग जम्मू के अंदर और कश्मीर के अंदर हुई है। जम्मू के अंदर जो मीटिंग हुई है उसमें एक दूसरे को सिर्फ इंट्रोड्यूस किया गया है, अफसरान का जो इंट्रोडक्शन है वो सिर्फ कराया गया है और कोई डिसीजन नहीं लिया गया। हालांकि कश्मीर के अंदर जो मीटिंग हुई है उसमें इंट्रोडक्शन करने के साथ साथ जो रिंग रोड बन रहा है उसमें 500 मीटर के दायरे के अंदर या 500 मीटर रेडियस के अंदर कोई तामीरात जो है वो नहीं बनाई जाएगी, ये एक डिसीजन लिया गया है। लेकिन बाकी स्मार्ट सिटी और टाउन प्लान्स को लेकर जो बाकी फॉर्मुलेशन करने थे प्लान्स के, उस हवाले से कोई पेशरफ्त अभी तक नजर नहीं आ रही है। नतीजा ये है कि टाउन्स के अंदर जो स्कीम है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन है या उसकी अमलावरी है या प्लान मुरतब करने हैं, मंसूबे तैयार करने हैं, वो अभी भी खटाई में पड़े हुई हैं। और यहाँ सीजन चूंकि एक महदूद मुद्दत का होता है और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ हालात, मौसमी हालात जो है वो काफी दीगर वो होते हैं जिसमें काम नहीं होते हैं। तो नतीजा ये है कि ये काम ऐसे मुतासिर हो जाते हैं, लेकिन सरकार इस चीज का नोटिस भी नहीं ले रही है कि आखिर ये कमेटीज जो इन्हें एजेंडा दिया गया, जो इन्हें काम दिया गया, वो क्यों कर मुकम्मल नहीं होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, डिटेल्स देने के लिए। बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा आप सेहत की भी करते हैं। कहते हैं कि सेहत है तो सब कुछ है, और सेहत आपका सही रहे इस सिलसिले में हुकूमत, चाहे दिल्ली के अंदर हो या जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो लगातार इस कोशिश में रहती है कि आपकी सेहत सही रहे और मनसूबाबंदी भी होती रहे। लेकिन खबर जो आपके सामने हम बता रहे हैं वो ये है कि हमारे एंटायर सिस्टम के अंदर कोलैप्सिस के बहुत ज़्यादा खतरात हैं, क्योंकि अक्सर इदारे हमारे ऐसे हैं जहां पर मैन पावर ही नहीं है। और अभी की जो ताज़ा मिसाल आपके सामने हम रखने जा रहे हैं वो जीएमसी कठुआ की है, जो अब लगभग डिफंग होने जा रहा है। सरकार ने एक फैसले के तहत 800 से ज्यादा पोस्टों को भरने का फैसला भी लिया था माजी के अंदर, लेकिन अभी जो हमारे पास इतलात आ रही हैं, न तो प्रोफेसर है, न असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, न जूनियर असिस्टेंट्स हैं, न जूनियर डॉक्टरों की भर्ती के अमल से काम किया जा रहा है। और इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता करके कठुआ का ये जो सबसे अहम और हसास इदारा है ये दम तोड़ रहा है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ की कहानी, अब ये सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ तक ही इसको आप महदूद करके देखेंगे तो शायद ये इंसाफ नहीं होगा। अब आप इसको बड़े कैनवस पर खोल कर देखिएगा, तो बड़े कैनवस पर जब आप इसको खोलेंगे तो शुरुआत कहां से कीजिएगा? जिला कुपवाड़ा के दूर दराज इलाकों से, जहां पर NTPCs बनाई गई, जहां पर हॉस्पिटल्स बनाए गए या सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बनाए गए।
फिर वहां से आते आते आप जम्मू के आखिरी गांव तक जाएंगे तो पता लगेगा कि हर जिले की अपनी अलग कहानी है और हर जिले के अंदर सूरत हाल यही है, या तो डॉक्टर नहीं है या तो अमला नहीं है। और कई कई जगहों पर हमने देखा है कि जो आपके नर्सिंग ऑर्डरलीज हैं वो डॉक्टरों का पेशा इख्तियार करते हुए इलाज भी करते हैं और नुस्खा भी लिखते हैं। कई ऐसी जिंदा मिसालें हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर हैं। तो एक तरफ से हजारों करोड़ रुपया पंप करने की बातें हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बातें हो रही है, और दूसरी तरफ से मैन पावर न होने की वजह से सूरत हाल इंतहाई मखदूश बन रही है शोबा सेहत की। और सेहत एक बुनियादी प्रायोरिटी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब के प्रोग्राम के अंदर की है, और दिल्ली हुकूमत के अंदर यानी दिल्ली के अंदर जो मरकजी हुकूमत है वो लगातार इसको ऑन द टॉप ऑफ द एजेंडा, ऑन द प्रायोरिटी लिस्ट में रख रही है। क्योंकि कोविड के बाद जो सूरत हाल उभर कर सामने आई उसमें साफ कर दिया गया कि किसी भी कीमत पर स्टेट जो है वो हेल्थ को लैतुलैल में ना डालें और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत से मजबूत तर करें। अब हमारी नजर में शायद इंफ्रास्ट्रक्चर ये है कि बिल्डिंग को बनाओ और फिर अमले के लिए रोते रहो, और यही वजह है कि कठुआ का जीएमसी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अब खत्म हो रहा है, खराब हो रहा है। क्या कुछ मजीद खबर है और क्या कुछ सूरत हाल है, इसको जानने के लिए हम सीधे श्रीनगर चलेंगे। सईद रूफ फारूकी हमारे साथ है। सईद, सरकार हजारों करोड़ रुपया पंप कर रही है दिल्ली से हर एक स्टेट के लिए, उसमें जम्मू कश्मीर का भी नाम है, लेकिन जब जम्मू कश्मीर के मरकजी अस्पतालों से लेकर जिला अस्पतालों और जिला अस्पतालों से लेकर सब डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट से तहसील तक जाते हैं तो सूरत हाल हमारी ये है कि कहीं पर अमला नहीं तो कहीं पर बिल्डिंग नहीं, कहीं पर बिल्डिंग तो मशीन नहीं। किस तरीके की सूरत हाल है, और ये जो कठुआ की खबर हम बता रहे हैं क्या कुछ पूरी डिटेल है? इस बात की बात एक हसास महकमा है, कहीं ना कहीं लोगों के साथ ये जो महकमा है जानू के साथ जुड़ा हुआ है, मगर सरकार जो इसमें कोशिशें होनी चाहिए वो जमीनी सतह पे नहीं देखी जा रही। पहले अगर हम फुटबॉल की बात करें, मेडिकल कॉलेज तो आपने बनाया है, मगर जो अमला आपको वहां पे चाहिए जो इस मेडिकल कॉलेज को चलाने के लिए अमले की जरूरत है वो वहां पे नहीं है। तो फिर अस्पताल किस नाम का, मेडिकल कॉलेज किस नाम का? और आप जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं हेल्थ सेक्टर को बेहतरी पे लाने के लिए सरकार कोशिश कर रही है, वो कहां पे है? क्योंकि जब बीमार वहां पे इलाज करने जाएगा, जब उसको डॉक्टर नहीं मिलेगा तो क्या वो करने जाएगा? जब आपका प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर वहां पे नहीं है तो मेडिकल कॉलेज की चीज आप बना रहे हो। ये सूरत हाल सिर्फ कठुआ की नहीं है बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर की यही सूरत हाल है। अगर हम हेल्थ सेक्टर को लेकर बात करें, जैसे आपने खुद कहा गई तो हमने बिल्डिंग की तामीर की है मगर वहां पे अमला नहीं है, और अस्पताल का बोर्ड तो हमने जरूर लगाया है मगर अंदर क्या सूरत हाल है वो किसी को पता नहीं है। और कहीं तो हमने कहीं हमारी जो आपने एनटीपीएस बनाए हैं या पीएचसी बना के रखे हैं उनके लिए बिल्डिंगें भी नहीं है, वो एक कंपनी में आप चला रहे हैं। और इसमें कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी सोचना चाहिए, और जो हमारे लीडर साहिबान रह चुके हैं जिन्होंने सरकारें यहाँ पे बनाई है, जिसने सरकारें चलाई है, उनका भी बड़ा रोल है। आप वोट बैंक बढ़ाने के लिए इस तरह के जो ऑर्डर्स को जरूर आप निकाल रहे हो, मगर जो ऑर्डर्स जो है वो इम्प्लीमेंट सही में होने चाहिए। आपको आवाम को फायदा देना है, आपको आवाम को धोखा नहीं देना है। इस बात कल मैं हेल्थ सेक्टर को लेकर बात करूंगा, मैं कल परसों मेरा दौरा गया टंगमल साइड में गया। टंगमल से 20 किलोमीटर दूर गांव है, वहां पे पिछले 30 सालों से एक हेल्थ सेंटर जो है वो काम कर रहा था, और हेल्थ सेंटर में मुलाजिम सिर्फ एक था। अब क्या क्या वहां के जो कंसर्न लीडर्स हैं उन्होंने लोगों को बहलाने के लिए 4 साल पहले वहां पे एनटीपीएससी का बोर्ड उस पर लगवाया, एक ऑर्डर बाकायदा तौर पर निकाला गया ये कि अब एनटीपीएससी काम करेगा। मगर एनटीपीएससी की सूरत हाल क्या है वो देखने लायक है और वो सुनने लायक है। एनटीपीएससी सिर्फ 2 कमरों में रखा गया, एक में स्टोर है और दूसरे में वहां पे जो है सब कुछ होता है। मैं डॉक्टर तो है नहीं तो मैं कैसे कहूं कि वहां पे डॉक्टर इलाज करता है। और एनटीपीएससी में जब भी किसी डॉक्टर को पोस्ट किया गया है, किसी डॉक्टर ने उस हॉस्पिटल में ड्यूटी नहीं की। ना डॉक्टर है, ना पैरामेडिकल है, ना एम्बुलेंस है, ना कोई और स्टाफ है, ना नर्स है। अब वहां पे एनएचएम के जरिए एक 10 साल पहले एक एफएमपीएडब्ल्यू को तैनात किया गया। इस बात मजे की बात यह है सफाई से लेकर ओपीडी तक यही एक जो फीमेल वर्कर है इस अस्पताल को चला रही है। ये सफाई भी खुद कर रही है, ये इम्यूनाइजेशन भी खुद कर रही है, ये ओपीडी भी खुद चला रही है, ये सारा सब कुछ यही कर रही है। और मैंने जब उससे पूछा कि अगर तुम्हारे पास कोई पेशेंट सीरियस पेशेंट आता है तुम क्या करती हो, बोला कि सर मैं इसको यहां देख के बोल रही कि आप दूसरी जगह जाओ, अब एम्बुलेंस नहीं है
तो इतना फार-फ्लंग एरिया है, दूर गांव है, तो बेचारों आवाम, गरीब आवाम को मुश्किलात भी हो रही है, ना वहां पे गाड़ी उनको मिल रही है, ना उनको हेल्थ सेक्टर में कोई फैसिलिटीज रखी गई है। और इसमें एक चीज, एम्बुलेंस तो कई साल पहले लाई गई है, फिर कंसर्न जो बीएमओ साहब है उन्होंने उसको शिफ्ट किया है। जब मैंने अब ये बात इंतजामिया तक पहुंचाने की कोशिश, मैंने डायरेक्टर ऑफिस कांटेक्ट किया, मैंने बीएमओ साहिबा से तकरीबन 10 बार मैंने उनको खुद कॉल किया, उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया, क्योंकि उनको पता चला था कि गुलिस्तान की टीम जो है वो आप पहुंची है और उन्होंने जो सिचुएशन है इस अस्पताल की वो देखी है। ये हमारा हेल्थ सेक्टर है, जहां आपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बोर्ड लगाए हैं, वहां पे आपने फैसिलिटीज नहीं रखी है। जहां आपने एनटीपीएससी या पीएचसी के बोर्ड लगा के रखे, वहां पे फैसिलिटीज नहीं है। आप पीएचसी का जो दर्जा है आप जब बढ़ा रहे हो तो आपको स्टाफ की उसकी देखनी है, कौन सा स्टाफ चाहिए, डॉक्टर कितने अवेलेबल होने चाहिए, दिन में कौन देखेगा। इस इलाके की अगर हम बात करें तो लोगों ने कहा कि अगर कोई जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको कितनी मुश्किलों को और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि इस जगह से दूसरी जगह जब उसको जाना पड़ता है। तो ये सूरत हाल है हमारी हेल्थ सेक्टर की। अब अकाउंटेबिलिटी कहां पे है, देख कौन रहा है इन चीजों को, मॉनिटर कौन कर रहा है, ये बड़ा सवाल है। आज जब हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की अगर हम बात करें, साल 2019 से लेकर अभी तक की बात करें, तो हमें कहा गया था हर एक चीज पे अकाउंटेबिलिटी है, हर एक चीज को मॉनिटर किया जा रहा है, मगर कहां अकाउंटेबिलिटी है। अब 2019 से लेकर 3 साल भी हो गए, मगर 3 साल में सिचुएशन नहीं बदली है यहाँ के अस्पतालों की। पिछली जो सरकारें रही है, जो लीडर्स रहे हैं, उन्होंने बेड़ा तो गर्क कर दिया था हर एक सेक्टर का, चाहे हम तालीम की बात करें या हेल्थ की बात करें। मगर अब जब यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब देख रहे हैं सारे मामला को, अकाउंटेबिलिटी की बार बार बात की जा रही है, अकाउंटेबिलिटी कहीं नहीं है। ये जो हसास महकमा है ये तबाही व बर्बादी की तरफ जा रहा है और इसमें जिम्मेदार जो है हमारे लीडरान है और हमारा जो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी सैयद फारूकी बताने के लिए कि क्या कुछ महकमा सेहत की कारकर्दगी है। हजारों करोड़ रुपया पंप करने के बावजूद भी बुनियादी सतह पर न तो डॉक्टर है और ना ही पैरामेडिकल स्टाफ कहीं पर दिख रहा है। दूर दराज इलाकों में तो सबसे ज़्यादा परेशानी है। शहर के अंदर या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर आपको ज़रूर डॉक्टर साहिबान मिलेंगे, लेकिन जब आप थोड़ा सा बाहर निकलेंगे, शहर से थोड़ा सा बाहर निकलेंगे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से, तो पता लगता है कि सूरत हाल कुछ और ही है। और स्पेशली जो नए मेडिकल कॉलेजेस बने हैं, यहाँ पर स्टाफ स्ट्रेंथ जो अप्रूव्ड है उसके मुकाबले में 50% भी अपॉइंट अभी तक नहीं हो पाए। अगर जो अपॉइंट भी हुए हैं उनकी पुलिस वेरिफिकेशन जो 10 तरह की चीज़ें अभी पेंडिंग है, जिसकी वजह से अभी तक वो अपना काम पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। 9:08 का वक्त हो रहा है, छोटा सा ब्रेक होगा। यहाँ पर ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे मुलाजमीन के लिए क्या कुछ अब लाजमी करार दिया गया है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। थोड़ी सी बात आपको हैदरपुरा के उस एनकाउंटर की भी बताएंगे जो माजी में काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में था, एक बार फिर सुर्खियों में आ रहा है। क्यों आ रहा है बताएंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद।